नमस्कार, मैं कमल कौशिक और हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अब शुरू करूंगा एक एक करके हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की ब्रेकिंग बुलेटिन में। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव से मुलाकात की। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सुधा यादव के घर पर मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है दोनों के बीच में, और ये जो बातचीत हुई है ये आप जानते हैं किन मसलों को लेकर हुई होगी, क्योंकि दो बड़े नेता भी हैं, साथ ही कई बार शिष्टाचार मुलाकात भी होती है। और तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं सुधा यादव को और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी, जिन्होंने बातचीत की है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सुधा यादव का घर, और यहां पर कई अहम विषयों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री जैसे पहुंचे उनका स्वागत किया सुधा यादव ने, और उसके बाद काफी देर तक इन्होंने बातचीत की। आइए अब एक एक करके आपके सामने रखते हैं देश विदेश की हर बड़ी खबर। सबसे पहले बात विदेशी दौरे की। देश की बात हो रही है। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में पीएम का भव्य स्वागत हमने देखा। त्रिनिदाद की पीएम कमला ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जब पहुंचे तो वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करके वो भी गदगद थे, क्योंकि पीएम मोदी ने यहां पर एक संबंध भारत से भी जोड़ा। दोनों पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी, इस बात के भी कयास पहले से ही लगाए जा चुके थे, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि जब द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो इससे अंदाजा आप इतना सा लगाइए कि ये जो द्विपक्षीय चर्चा है दोनों देशों के बीच आने वाले वक्त के लिए बहुत सकारात्मक नतीजा निकाल कर जरूर आए। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। लाइक कमला जी, देयर आर मेनी पीपल हियर whose roots lie in बिहार। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो। ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का नया कप्तान कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है।
हम बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अगला नया चेहरा कौन होगा। जेपी नड्डा ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, उनका कार्यकाल एक्सटेंड भी कर दिया गया, यानी कि आने वाले वक्त के लिए भी। कई बार हमने देखा जब चुनाव हुआ करते थे या घोषणा हुई थी तब भी जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब वो केंद्रीय मंत्री है और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी तलाश है। मंथन लगातार जारी है, कई नाम सामने आ रहे हैं। 6 जुलाई तक उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का चयन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नाम भी चल रहा है, चर्चाओं में है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका नाम भी है। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव का भी नाम है और ये भी आप जानते हैं कि किस तरीके से अलग अलग नेताओं को भी एक तरह से चर्चा में लाया गया है। इसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, पुरदेश्वरी का भी नाम है। इसके अलावा वनथी श्रीनिवासन का भी नाम चल रहा है। महिला कोटे से क्या कोई बन सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? मनोहर लाल की हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री, पूर्व में संगठन का जिम्मा संभाल चुके हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान, इनका भी नाम चल रहा है। निर्मला सीतारमण का नाम भी चल रहा है, प्रभावशाली नेता में शुमार है, अनुभवी हैं। डी पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है और इसके अलावा वनथी श्रीनिवासन का भी नाम चल रहा है, तमिलनाडु बीजेपी से आती हैं। तो ये वो मैंने नाम बताए हैं जो तेज गति से आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फिर से ये चर्चा बताई। मानेसर यूएलबी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा और आखिरी दिन, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहां पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहां पर पहुंचकर अपनी ओर से बात रखते नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी आमंत्रित किया गया था, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं उन सभी को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। संसद भवन का भी यहां पर दौरा उन सभी को करवाया जाएगा। इस बार हरियाणा इस पूरे कार्यक्रम की, इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। ये यूएलबी पर आधारित बड़ा सम्मेलन है, इसमें 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखते नजर आ रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हरियाणा से भी निकाय हैं जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। इंदौर से जो नगर निगम है, नगर निकाय हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से भी ये देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कल भी पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुँचे थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और ये बहुत अहम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका नतीजा आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा और एक रूपता लाने के लिए सभी निकायों में इस तरह की कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है। शहरों में कैसे आगे बढ़ाएं, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साथ अभी नया अर्बन चैलेंज फंड आ रहा है, तो अर्बन चैलेंज फंड में योजना से बन रही है कि जो कोर सिटीज हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। आज से कोई 100 साल 200 साल छोटे छोटे जो गांव थे वो बड़े बड़े शहरों में तब्दील हो गए हैं। वो छोटे गांव वही 2-3 फुट 4 फुट की गलियां हैं, वहां पर कोई स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई सीवरेज की व्यवस्था पूरी नहीं है, कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। तो उनका पुनर्निर्माण करके या उसमें अच्छी सुविधाएं देकर के इस चैलेंज को स्वीकार करना और इसमें से रास्ता निकालना, तो इसके लिए भी 1 लाख करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार ने और मंजूर किया है। बात हम करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की, क्योंकि गुजरात वो जा रहे हैं और यहाँ पर क्या कार्यक्रम है ये आपको बताते हैं। 2 दिन का उनका गुजरात का दौरा रहने वाला है। दोपहर बाद का समय रखा गया है जब वो दिल्ली से जामनगर जाएंगे। मुख्यमंत्री वनतारा का भी दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी दौरा करेंगे। सुबह सुरेंद्र नागर से भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुलाकात हुई थी, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं। हरियाणा के विषयों को लेकर भी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। और जब भी कहीं पर जाते हैं तो मुख्यमंत्री का फोकस होता है हरियाणा पर, और दूसरी जगह भी जाते हैं वहाँ पर भी हरियाणा के विषयों को लेकर, हरियाणा को ध्यान में रखते हुए बातचीत होती है। शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है, लेकिन साथ ही क्योंकि जिम्मा उनका हरियाणा की सेवा करना है, हरियाणा के मुख्य सेवक हैं, इसलिए वो इस तरह जब भी कहीं पर दौरा करेंगे तो हरियाणा की बात होगी, इसलिए उनका गुजरात का दौरा भी महत्वपूर्ण है। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी तस्वीरें आएंगी, अपडेट आएगा, आप तक खबरें अभी तक पहुँचाएगा।
डिनर डिप्लोमेसी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी नेता जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इसे और आगे ले जाया जाएगा। जबकि राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उससे लग रहा था कि इस पर अब विराम लग गया, लेकिन बीजेपी के नेता अभय सिंह यादव का एक बड़ा सोशल मीडिया पोस्ट देखा गया। डिनर डिप्लोमेसी को लेकर बयान उनका सामने आया। विधायक मंजू चौधरी जो कि कांग्रेस की तरफ से जीती थी और अभय सिंह को झटका दिया था। अब ऐसे में बीजेपी में भी स्वागत करने की तैयारी वो खुद कर रहे हैं। उनका ये पोस्ट आप पढ़ लीजिए जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बीजेपी में आने का मन है तो सादर आमंत्रित है, ये बात कही गई है। अब अभय सिंह की तरफ से बात कही गई तो क्या मंजू चौधरी इसके बारे में सोचेंगी? क्या इस पर राजनीति शुरू होगी? सोचना तो दूर की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विधायक है, वो भी जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता फिलहाल। तो अगर ऐसा किया भी तो उनकी विधायकी पर सवाल है। दूसरा यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता या तो उन पर सवाल दागेंगे या फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या वाकई में ऐसा है कि डिनर डिप्लोमेसी में उनकी भी कोई भूमिका है, वो डिनर डिप्लोमेसी के बीच में कैसे आई, कांग्रेस की विधायक है। क्योंकि ज़्यादातर विधायकों को जो इस बेल्ट से आते हैं, रिवेल बेल्ट से आते हैं, उनको बुलाया गया था। अब ये जानते हैं चंडीगढ़ में। उसके बाद ही डिनर डिप्लोमेसी की बात निकलकर सामने आई थी और फिर राव इंद्रजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सी बातों को स्पष्ट किया और तमाम चर्चाओं को विराम दिया। अब आगे बढ़ते हैं। खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जाट या फिर ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बना सकती है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, देखने वाली बात है। दीपेंद्र हुड्डा या फिर रणदीप सुरजेवाला। चर्चाएं हैं क्या इनको जिम्मेदारी मिलेगी। ओबीसी में रावदान सिंह, रामकिशन गुर्जर, चंद्र प्रकाश का भी नाम है। हालांकि ये चर्चाएं हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि वाकई में इनका नाम होगा या नहीं होगा। बस ये राजनीतिक गलियारों में नाम चल रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं हैं कि जिलाध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलेगी। उदयवान की जगह क्या अगला चेहरा कोई और होगा? क्या उसमें रणदीप सुरजेवाला भी हो सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हो सकते हैं या फिर रावदान सिंह हो सकते हैं? कौन होगा अगला चेहरा? इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा के जरिए जानेंगे। राजा पटेल सीधे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे सवाल करते हैं। राजा, अभी चर्चाएं काफ़ी जोरों पर है। हरियाणा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चाएं तेज है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें, लेकिन खबरें अभी तक के माध्यम से आप बताइए कि आपके सूत्र क्या बता रहे हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि जाट या फिर ओबीसी इनमें से कोई चेहरा चुना जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्यों हरियाणा कांग्रेस की कमान दें? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि ये बड़ी जानकारी हालांकि सूत्रों के अनुसार है, पर कांग्रेस का हम इतिहास निकालें संगठन के लिहाज से पहले, और जिस तरीके से जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिस तरीके से हम बात करें कुमारी शैलजा, उससे पहले अशोक तंवर की हम बात कर लें, या फिर आप उदयवान, तीनों ही एससी समाज से आते हैं। पर ऐसे में अब एक बड़ा बदलाव कांग्रेस हाईकमान करने जा रहा है। ऐसी जानकारी हालांकि सूत्रों के अनुसार है कि ओबीसी चेहरे को प्रदेश में मौका दिया जा सकता है। ओबीसी चेहरे के साथ साथ जाट नेताओं पर भी चर्चा कर रहा है कांग्रेस हाईकमान, क्योंकि संगठन की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है। जिला अध्यक्षों को लेकर जो एआईसीसी के पर्यवेक्षक है, उन्होंने अपनी पैनल की लिस्ट सौंप दी है। पर अब किसी भी दिन कांग्रेस हाईकमान सभी सीनियर नेताओं के साथ टेबल पर बैठकर संगठन को लेकर बारीकी से चर्चा कर सकते हैं। इस चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। ये जानकारी पुख्ता सूत्रों से हमारे पास है कि अगर कांग्रेस हाईकमान दोबारा हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे तो नेता विपक्ष की बात कर ले या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, टेबल पर इन दोनों लोगों को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि जो जानकारी है कि जुलाई तक जो है कांग्रेस हाईकमान को नेता विपक्ष की हम बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले और संगठन की बात कर ले, जिला अध्यक्ष को नियुक्ति करनी है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है दीपेंद्र हुड्डा। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा अभी सांसद हैं, पर जाट नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा प्रदेश में माने जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो राज्यसभा सांसद हैं और एक बड़ी पकड़ कांग्रेस हाईकमान की ऊपर देखने को मिलती है रणदीप सुरजेवाला की। वहीं ओबीसी चेहरे की हम बात करें तो रावदान सिंह जो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, लगातार सक्रिय रहते हैं। दिल्ली की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका वो दिल्ली में भी निभाते हुए नजर आते हैं। रामकिशन गुर्जर जो कि हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक बड़े नेता के रूप में वो भी जाने जाते हैं। चंद्र प्रकाश की हम बात करें, चंद्र प्रकाश विधायक बने, पर जो उनकी सीट है
आदमपुर एक बड़ी सीट है, एक बड़े मार्जिन की हम बात करें, हालांकि उनके जीत का मार्जिन कम था, पर जिस तरीके से भव्य बिश्नोई एक बड़े नेता के बेटे को उन्होंने हराया, तो इसीलिए ओबीसी चेहरे के रूप में उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है। 3 जो बड़े नाम ओबीसी चेहरे, इन पर कांग्रेस हाईकमान दाव खेल सकती है। हालांकि ये बैठक के बाद फाइनल होगा, पर राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा, ये जो नाम है जो टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस बीच पेच ये भी फंस सकता है, यदि नेता विपक्ष जाट हुआ तो जाहिर तौर पर ओबीसी पर पूरा दाव जो है कांग्रेस हाईकमान खेलती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया राजा, आपने जानकारी दी है। आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे क्योंकि अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन पुष्टि आने वाले वक्त में ही होगी। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का, और इसमें बीजेपी की बात। जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। 18 जिला अध्यक्षों की संगठनात्मक ये बैठक है, प्रभारियों की संगठनात्मक बैठक होने जा रही है। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक अध्यक्षता करेंगे इस पूरी बैठक की, और इस बैठक में चयनित नाम केंद्र को भेजे जाएंगे। एक सप्ताह में जिला पदाधिकारियों की घोषणा भी हो जाएगी। आगामी कार्यक्रमों की योजना भी तय होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर कार्यक्रम होगा और 6 जुलाई को प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, ये अभियान चलाया जाएगा, और इस अभियान के तहत कार्यकर्ता एक एक करके खुद पेड़ लगाएंगे और पूरे समाज को, देश को, प्रदेश को, लोगों को संदेश भी देंगे। ये आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन पर्व चला है, और जिला की जो कमेटी बननी है, जिला के पदाधिकारी बनने हैं, 65 लोगों की जो कार्य समिति जिले की बननी है, उनके नाम को चयनित करने के लिए आज 9 जिलों के अध्यक्षों को हमने बुलाया है। उसमें पंचकुला है, अम्बाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, गोहाना है। इस प्रकार से 9 जिलों को आज हमने बुलाया है और उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे। और कल हमने 18 जिलों को बुलाया है। 27 जिले संगठन की दृष्टि से हैं, और इसकी सूची हम 4 तारीख को केंद्रीय कार्यालय को भेज देंगे, और उसके बाद इसकी घोषणा बहुत जल्दी इसी सप्ताह। एक और रिश्वतखोर गिरफ्तार हुआ है। पलवल की हम बात करने जा रहे हैं। पलवल में रिश्वत लेते सिविल सर्जन गिरफ्तार हुआ है। जय भगवान जाटान नाम है जिसे गिरफ्तार किया गया है। 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। अब पीड़ित अस्पताल संचालक ने 3 लाख रुपए तो दे दिए। गुड़गांव विजिलेंस टीम को जानकारी भी दे दी, फिर कार्रवाई की गई। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया आरोपी को। अलमारी से 3 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। बहुत बुरा फंसा ये सर्जन। लालच आया, लालच के बाद नतीजा क्या होता है ये देख लें। सभी अधिकारी कर्मचारी जो अपना काम तो करते हैं, लेकिन काम में लापरवाही के साथ साथ रिश्वत लेने का भ्रष्टाचार भी करते हैं, तो उनका नतीजा इस उदाहरण के तौर पर सामने आया है। सुनवाते हैं क्या कहा गया। चलिए बाद में सुनाएंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सवालों के घेरे में पुलिस है। जी हां, पानीपत से खबर सामने आई, जहां पर समालखा एसएचओ समेत कई पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगा है, मारपीट का आरोप है, लेकिन ये फिलहाल शुरुआती तौर पर आरोप है। ये पुलिस को बताना है, जांच को बताना है और बड़े अधिकारी को बताना है कि क्या एसएचओ और कर्मचारियों पर जो आरोप लगे हैं उनमें सच्चाई है कि नहीं। पैर की हड्डी तोड़ने का भी आरोप है। एक सीसीटीवी सामने है जिसमें कुछ लोग कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताला तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी भी प्रोवाइड करवाया गया। बयान क्या है पीड़ित का? पीड़ित का बयान है कि मुझे मारा पीटा गया पुलिस कस्टडी में। इसके अलावा फिर एसएचओ से बातचीत की गई। अनौपचारिक बातचीत में बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हम पर वो बेबुनियाद है। समालखा एसएचओ की तरफ से कहा गया। जमीन विवाद में पुलिस युवक को थाने में लेकर गई थी। युवक को ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुई है पुलिस, और ऐसे में जो आरोप हैं वो एक्सरे का आप देख सकते हैं, उदाहरण भी हमने दिखाया, और ये पैर में लगी चोट भी दिखाई हमने आपको। और ये जो पीड़ित है ये बताता नजर आता है। हमने तस्वीर को धुंधला किया क्योंकि सीधे तौर पर हम ये तस्वीर नहीं दिखा सकते। काफ़ी चोटें इस पीड़ित को लगी। ऐसा है जनाब, मेरे खिलाफ एक सिवा के ने एक सिविल केस की जो कंप्लेंट दी वहाँ पे समालखा थाना में, जिसका मेरे पास नोटिस आया। नोटिस का मैंने रिप्लाई दे दिया पुलिस को, बाई मेल भी दिया और साथ में
वैसे भी दिया, यानी बाई एंड भी दिया उनको। उसके बाद बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, एक बार थाने में आ जाओ, एक बार थाने में आ जाओ। वहाँ भाई वजह से, क्योंकि शनिवार को मेरा फ़ोन आया, मैं उस टाइम पे अपने डॉक्टर के पास गया हुआ था, मुझे हार्ट की दिक्कत चल रही है, तो डॉक्टर को मैं ऊपरी दिखाने गया था, मैं क्या कुछ दिक्कत आ रही ज़्यादा, तो डॉक्टर ने मुझसे मेडिसिन लिखी। मैंने बोल दिया जैसे मैं मेडिकल फिट हो जाऊँ तो मैं आपके पास दिखाने आ जाऊँगा। तो ये 30 तारीख की बात है। 30 तारीख को सुबह सवेरे ऐसा हुआ कि मैं तो जैसे खेत में गया हुआ था अपनी वाइफ के साथ में, और उसी टाइम पे कुछ गुंडे शिवा गांव के एकदम से आगे आके हमें वहीं दबोच लिया और हमारी खेत में नाजायज कब्जा करने के लिए आ गए। उस चीज़ के लिए फिर उसी टाइम मैंने 112 फ़ोन किया था। जैसे मैंने 112 फ़ोन किया था, उसी टाइम मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरी जेब में 50,000 जो मजदूरों को पैसे देने के लिए मैं लिए हुआ था, वह भी छीन लिया उन्होंने, सिवाइयों ने। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बात करते हैं, उनकी मांगे क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल रोहतक में पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। अब खाप पंचायतों की एंट्री इस पूरे धरना प्रदर्शन में हो चुकी है। महापंचायत में खाप चौधरी पहुंच रहे हैं। किसान संगठनों से भी जुड़ने की अपील थी, वो भी आएंगे। 1 महीने से धरने पर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी बैठे हैं। विपक्षी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हो चुका है। अब हड़ताल से पीजीआई व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि मरीज आते हैं इस आस में कि उनको अच्छा इलाज मिलेगा, समय पर मिलेगा, लेकिन होता क्या है, ये हड़ताल दिखती है। अब सवाल ये है कि ये कर्मचारी तो अपनी मांग पर अड़े हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मरीजों का क्या कसूर है? दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन कर्मचारियों की बात को माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो बात की बात है, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जाए और मरीजों को दिक्कत परेशानी आ रही है, उनकी दिक्कत परेशानी को समझा जाए। आगे बढ़ते हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर से सब हैरान थे। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर कार अनियंत्रित होकर एक ट्रक से जा टकराई और सेक्टर 7 फ्लाईओवर पर यह बड़ा हादसा हुआ। कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चौथे युवक की हालत गंभीर है और ये भी आपको बता दें कि सभी 4 युवक यूपी के रहने वाले बताए गए। मुरथल यहाँ पर ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे, वापस लौट ही रहे थे कि अचानक से यह हादसा हो गया। मेरे जानकार परिवार के लोग, ये 4 लोग थे जो खाना खाने के लिए यहाँ मुरथल ढाबे पर आए हुए थे। ये लोग 11 बजे के करीब कल रात खाना खाकर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 3 लड़के गुजर गए और एक लड़का जो विशाल पुत्र जजवेंद्र है वो गंभीर रूप से घायल है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा है। दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखा है। फैसले से कई लोग परेशान हो रहे हैं, निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। ये रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हुई नजर आई हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला है पुरानी गाड़ियों को लेकर, क्योंकि 10 साल डीजल की गाड़ी और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियाँ जिनको हो चुका है, वो अगर पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अत्याधुनिक कैमरे लगे होते हैं, उसकी जानकारी होती है, पुलिस आती है, फिर जब्त कर लेती है गाड़ियाँ। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। लोग आते हैं पेट्रोल डलवाने, कुछ काम के लिए जाते हैं, लेकिन लोगों की गाड़ियाँ जब्त कर ली जाती है, फिर वो पैदल घर जाते हैं। इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बिना बड़ी वार्निंग के ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि पहले से ये मालूम है कि 10 साल जिस डीजल की गाड़ी को हो गए या 15 साल जिस पेट्रोल की गाड़ी को हो गए हैं, उसमें एक बात साफ है कि उसकी एंट्री दिल्ली NCR में नहीं है। उसके बावजूद लोग ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस पर सख्ती हुई तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली सरकार पर एक प्रेशर, एक दबाव बन गया था। उसके बाद CAQM को एक पत्र लेकर कहा गया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। एक बार फिर से हम रुख करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का और कुछ और अहम खबरें। कर्मचारियों की छुट्टियों पर अब पाबंदी एक तरह से लगा दी गई है। जींद में भारी बारिश का अलर्ट है और इस आशंका के चलते डीसी की तरफ से, डीसी कार्यालय की तरफ से आदेश है कि सभी कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी जाएं, आगे दे दी जाए। 6 से 9 जुलाई तक ये कहा गया है कि छुट्टियां रद्द कर दी जाएं। सभी विभागों के लिए आदेश है। सभी विभागों के अध्यक्ष जो कि जिम्मा यानी कि HOD संभाल रहे हैं, वो अब ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना जानकारी के किसी को छुट्टी ना दे। डीसी कार्यालय को बताना होगा और कोई भी विभागाध्यक्ष बिना सूचना के अपने मुख्यालय को, अपने हेडक्वार्टर को ना छोड़े, उनको भी ये जिम्मा दिया गया है। एक बाकायदा लेटर डीसी ने जारी किया जो आपके सामने है। धामी सरकार के 4 साल, उत्तराखंड के CM के पद पर पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और CM धामी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। 4 वर्षों में हर मोर्चे पर समर्थन मिला है।
और काम किया है। उत्तराखंड के विकास का नया अध्याय लिखा गया है और लिख भी रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई। प्रदेश में एक मिथक था कि हर बार जब भी 5 साल में चुनाव होता है तो सरकार बदल जाती है, और इस बार उत्तराखंड की जनता ने वो मिथक तोड़ा, वो परिपाटी बदली, एक नया इतिहास रचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और हमने प्रयास किया लगातार इन सालों में कि हम राज्य को आगे बढ़ाएं, नवाचार करें, नए नए निर्णय लें, विकास के काम जो हमारे चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं।